हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का आप लोग का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, गोल या दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा भी दर्पण ले लीजिए। चलिए हम अवतल दर्पण लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा, एक फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या आर होता है। फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या होता है। तो आर जो होता है वह 2f होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी के दोगुना होती है। अगर फोकस दूरी को निकालेंगे तो f बराबर 2 गुना है, तो उधर भाग में चल जाएगा r/2, यानी कि इन दोनों में से आपका आंसर मैच करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को पता दिया है कि r बराबर 2f, r बराबर 2f नहीं दिया है तो f बराबर r/2 दिया है। तो ये जो है आपका बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है वह अपवर्तित रहती है। अब बात करें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण इस प्रकार होता है। प्रकाश के कोई भी लाइट आता है तो आपका अवतल दर्पण से टकराता है तो फोकस दूरी से गुजरता है। फोकस दूरी एफ से गुजरता है। एफ मतलब फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होता है समतल, और उत्तल दर्पण में जो है समतल और तथा उत्तल दर्पण में जो है वो आपका कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला है प्रकाश का अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होता है वो 2 होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी ज्ञात करना। तो आपको बता दीजिए कि आपको याद रखना है आर बराबर 2f। यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है और हम लोग को निकालने मतलब फोकस दूरी यानी एफ का मान। तो एफ बराबर r/2, आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर इंटू 2 से कट जाएगा तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है वो सी नंबर ऑप्शन पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह होती है आप लोग का पॉजिटिव। क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। और आप लोग को पता होगा डायोप्टर जो होता है 1/f का फॉर्मूला होता है। डायोप्टर बराबर 1/f, यानी कि f जो है फोकस दूरी है और फोकस दूरी हम लोग मीटर में लेते हैं। तो d बराबर 1/f। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 मीटर, यानी कि f का वैल्यू दिया हुआ है। तो 1/1 मीटर, तो 1/1 ही आएगा। तो डायोप्टर जो है वो 1 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता क्या है? डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि जो है आंसर जो है वह बी नंबर 1 डायोप्टर होगा। और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस में होती है, तो +1 डायोप्टर हो जाएगा। अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो अभी देखिए, अभी क्वेश्चन, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वह निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है ये भी पूछता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 4D क्षमता वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होता है हम लोग को बता दिया, d बराबर 1/f मीटर में होता है। तो डायोप्टर का फॉर्मूला जो होता है 1/f होता है। f जो है फोकस दूरी होता है m मीटर में, यानी कि फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 4 डायोप्टर दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4 डायोप्टर दिया है, यानी कि डायोप्टर का मान दिया है। तो 4 डायोप्टर का मान नीचे लिख देंगे, 4 डायोप्टर और 1/f।
यानी कि F बराबर 4। तो देखिए गुना कर देंगे तो ये वाला गुना करने का 1/f जो है 1 बाय, देखिए 1/f यानी कि एफ का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला गुना गुना नीचे ऊपर गुना करेंगे एफ ऊपर चल इधर चल जाएगा बराबर के इधर, और नीचे जो है 4 जो है वह नीचे आ जाएगा, मतलब 1/4। डायोप्टर, वो डायोप्टर हटा दीजिएगा, डायोप्टर का मान मतलब 4 दिया है, 4 डायोप्टर यानी कि 4, तो एफ का वैल्यू 1/4। फोकस दूरी का वैल्यू होगा 1/4। डायोप्टर यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है मीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे तो आपका मीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 25 बार में, 4×25 100 होता है, तो एफ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/4 मीटर था, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 100 से गुना किए, तब आपका 25 सेंटीमीटर निकला। तो बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर एफ 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस में आप लोग को पता है पॉजिटिव होता है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता यानी कि क्षमता हो रहा है, डायप्टर बोला है 50 सेंटीमीटर बोला है, तो डायप क्षमता जो होता है डी बराबर 1/f, और फोकस दूरी जो होता है यानी कि मीटर में होता है, और फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर दिया है, तो डी बराबर 1/f यानी कि 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको किससे गुना करेंगे, मीटर को हम लोग 100 से गुना किए तो सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो आपका मीटर में आ जाएगा, यानी कि 100 से गुना करेंगे नहीं 50 गुना 2 यानी कि 2 डायोप्टर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। होप समझे होंगे। अगला है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में होता है। अगला है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी जो है वह श्वसन अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला है चिप्स के पैकेट विकृत गंधिका को से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो चिप्स में जो है विकृत गंधिका को बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं। लेस के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन का गैस डालते हैं ताकि वह ज़्यादा दिन तक टिके और ना ही गंध करे। अगला है जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो जंग लगना जो है आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होता है। अगला है दिए गए अभिक्रिया में आप लोग को अपचयन ढूंढना है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अपचयन में उपचयन में जो होता है जो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, मतलब उत्पाद में ऑक्सीजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। और उपचयन जो है उसका जस्ट उल्टा, उपचयन जो है इसका जस्ट उल्टा, उपचयन इसका उल्टा होता है, यानी कि ऑक्सीजन का हटना। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन में होता है ऑक्सीजन का हटना, बिल्कुल अपोजिट उल्टा। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा उत्पाद में, ये रहा उत्पाद में ऑक्सीजन जो जुड़ेगा
वह उपचयन हो जाएगा। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो आपका जो उपचयन हुआ वह कार्बन का हुआ, सी का, यानी कि कार्बन बी नंबर्स का राइट आंसर हो गया। आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की और बात करते हैं 18 नंबर। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित मतलब दोनों के परमाणु यानी कि अभिकारक का परमाणु और जो है परमाणु की संख्या और जो है इसका उत्पाद की परमाणु की संख्या दोनों समान हो तो हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित कहते हैं। तो देखिए कार्बन एक है, सॉरी कैल्शियम एक है, तो इधर उत्पाद में भी कैल्शियम एक है। अब देखिए ओ एच, ओ एच जो है वह दो है, ओ एच जो है वह दो है, यानी कि ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन दो है। अब बात करें CO2, CO2 में देख सकते हैं ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, इसमें भी ऑक्सीजन दो है, यानी कि ऑक्सीजन चार है। तो यहाँ पे चेक कीजिए कैल्शियम CO2 तो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि तीन चार है, हाइड्रोजन का दो, और कार्बन कार्बन तीन है। यहाँ पे देख सकते हैं CO3 यानी कि CO3 ये तीन है। तो ऑक्सीजन CO3 जो है ऑक्सीजन तो थ्री है लेकिन C3 नहीं है, मतलब ये जो है वह संतुलित नहीं है, यानी कि ये CO2 जो है कार्बोनेट जो है वह तीन गो है और कार्बोनेट जो है वह दो गो है, तो ये संतुलित नहीं है। ये तीन गो है और ये दो गो है, इसलिए संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें H2O, यानी कि हाइड्रोजन दो है, इसमें भी हाइड्रोजन चार है, इसमें 2 × 2 यानी कि हाइड्रोजन चार है और इसमें इधर हाइड्रोजन दो है, यानी कि यह भी संतुलित नहीं है। अगला देखते हैं 4Al2H2O, मतलब चार गो एल्युमिनियम है, चार गो एल्युमिनियम है, तो इधर देखते हैं एल्युमिनियम दो है, तो यह भी संतुलित नहीं है। अगला है 2CO2, तो 2CO2 आपका CO2 हो जाएगा, यानी कि 2CO, यानी कि ये जो है संतुलित हो जाएगा। 2CO2 ये मिलकर 2CO हो जाएगा, इसमें दो नहीं लिखा हुआ है, इसमें दो यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका 2CO जो है वह संतुलित हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई सा संतुलन नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर डी नंबर पर दो आगे लगा रहता तो ये संतुलित हो जाता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? लेड है और CuCl2 को PbCl2 और Cu। तो देखिए Pb जो है वह Cl2 के साथ अभिक्रिया करके PbCl2 बनाया और बाद में Cu2 को विस्थापित कर दिया। कॉपर को जो है वह विस्थापित किया, कॉपर को विस्थापित किया, यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये यौगिक था, ये यौगिक था, इसमें से लेड जो है Cu को हटा करके अपना साथ साथ PbCl2 बनाया, फिर Cu को विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। डी नंबर का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए पदार्थ में कौन गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो गंध सूचक में जो है वह प्याज जो है वह गंध सूचक की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो जो है हड्डियों को जोड़ने के लिए CaSO4 × ½ यानी कि जिप्सम का जो है यह जिप्सम है। जिप्सम में क्या होता है, आगे 2H2O लगा रहता है, और ये जो है ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए CaSO4 × ½ यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। जिप्सम का भी रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, ये भी पूछता है।
अगला है विरंजक चूर्ण का सूत्र। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaCO2 COCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीड क्लोराइन क्लोरीन जो है ये आपका विरंजक चूर्ण हो जाएगा। अगला है, ये जो चित्र में दिया गया है यह कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें जो है NaCl और जल जला के NaCl या कोई भी हम लोग नमक लेते हैं, लवण लेते हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग अगर विद्युत अवघटन अभिक्रिया का यूज़ करते हैं तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डी नंबर ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है, तनुकरण में प्रक्रिया में होता है, तो तनुकरण में डिल्यूशन की प्रक्रिया में जो होता है H+ या OH- आयन की सांद्रता में कमी होता है। H+ या OH- की सांद्रता में क्या होता है? कमी होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण? तो प्रकाशीय वियोजन का जो उदाहरण है वह Ag से शुरू होता है, Ag Ag + Br, जिसमें Ag रहे Ag Br, तो उसमें ही जो है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया होता है। जैसे Ag + Br जो है यह प्रकाश वियोजन अभिक्रिया होता है का उदाहरण है। अगला है, अम्बिबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अम्बिबा जो है अपने कुटपाद के जरिए भोजन ग्रहण करता है। अगला है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीकरण कौन करता है? तो ये जो पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीकरण जो करता है वह पित्त करता है। कौन? पित्त करता है। डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस जीव को स्वपोषी पोषण होता है? तो आम जो है वह स्वपोषी पोषण है। वह अपने स्वयं या स्वयं जो है अपना भोजन करता है, इसलिए स्वपोषी जो है आम हो जाएगा। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर। अगला है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को कहते हैं। अगला है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को हम लोग विकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विकाणु। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को कह लेते हैं अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना जो होता है वह होता है भ्रूण का बनना। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इस चित्र में किस प्रकार का जनन है? तो आप देख सकते हैं इनमें जो है बहुविखंडन जो है, इस बहुविखंडन प्रकार का जनन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मन के संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है वह लड़कों में यौनावस्था का लक्षणों का नियंत्रण करता है। अगला है, सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। अगला है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल का ताप 2 मीटर गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो यह अंतर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।